नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सिलक्यारा विजय अभियान की मनाई गई पहली वर्षगांठ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का किया शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट में हल्द्वानी वनभूलपुरा दंगे मामले पर सुनवाई। आरोपी अब्दुल मलिक जमानत याचिका पर नहीं दी गई कोई राहत। 16 दिसंबर को होगी फिर सुनवाई। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद जमीनों की होने लगी खरीद फरोख्त। रोज हरे भरे बाग बगीचे को किया जा रहा नष्ट। डोईवाला के पोखरी के नागोघेर का है मामला। लक्सर में एक महीने के अंदर 3 लूट की वारदात। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नकदी समेत हथियार किए जब्त। हरिद्वार में डबल मर्डर और आत्महत्या का खुलासा। पुलिस ने कहा स्वयं ने पत्नी और सास की हत्या की और फिर खुद ने की आत्महत्या। गृह क्लेश बताया जा रहा कारण। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में सिलक्यारा विजय अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई गई और इसके अलावा 19वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का भी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल और सीएम ने सिलक्यारा विजय अभियान पुस्तक समेत अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से 17 दिनों के अथक प्रयासों से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया था। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान राज्य आपदा प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व के पर्वतीय देशों के लिए यह उदाहरण है कि किस प्रकार से सिलक्यारा टनल में फंसने के बाद 41 श्रमिकों को बचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। राज्यपाल ने कहा कि विजय अभियान का डॉक्यूमेंटेशन किया जाना भी एक ऐतिहासिक कार्य है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी टेक्निकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। आज सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान का 1 साल हुआ है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमने इससे क्या सबक सीखे हैं और किस प्रकार हमारी तैयारियां होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि इसकी सफलता को किस प्रकार सबके साथ साझा किया जाए, क्योंकि इससे बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखे हैं। मैं कहूँगा कि वो 17 दिन, 400 घंटे, 41 श्रमिक, ये जो अभियान था अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे अलग था। ये चुनौती अगर आप इसको देखें और जिस प्रकार से उसमें कार्य हुआ है, इस पूरे अभियान के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट था कि किस प्रकार बिना किसी की कोई जान या माल का नुकसान हुए किस प्रकार सफलता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी
श्रमिक को चोट नहीं आई, एक स्क्रैच तक नहीं आया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है। पूर्व के आदेश पर आज राज्य सरकार ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों में आपत्तियां पेश की। आपत्ति में कहा गया कि ये दंगे के आरोपी वह साजिश करता है जिसकी वजह से यह दंगा हुआ और कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। इनके ऊपर NIA भी लगा है, उसका जवाब भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाइयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेर करके गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। अब्दुल मलिक की 3 मुकदमों में जमानत अर्जी लगाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार को पहले जवाब देने का समय दिया था। उसमें एक बेल में तो उनका जवाब आ गया था सरकार का, 2 में नहीं आया था। तो उसी में सरकार ने ये टाइम लिया कि हम 1 दिन के अंदर अंदर 2 अन्य जमानत याचिकाओं में जवाब दाखिल कर देंगे और उसी पर सुनवाई के लिए अब 16 तारीख कोर्ट ने फिक्स करी है। उसमें हमारा सबमिशन यही था कि इनकी कोई उसमें भूमिका नहीं है, ना ही वो मौके पर प्रेजेंट थे और इनको बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। तो कोर्ट ने उसमें यही कहा कि इनका जवाब एक बार रिकॉर्ड पे आ जाने दें और फिर हम 16 तारीख को इस पर सुनवाई करें। राज्य स्थापना दिवस को लेकर के हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस समेत अन्य सामग्री की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है। जो लिस्ट वायरल हो रही है उसकी RTI हरिद्वार के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा द्वारा मांगी गई है। रमेश चंद्र शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए, लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे RTI में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी RTI में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पर जाइए, वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाज़ार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। बत्ती 2.5 रुपये की बता रहे हैं, 50 रुपये का बत्ती का पैकेट आता है, जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। इसकी जिला मजिस्ट्रेट बड़े ईमानदार हैं, हमें कामिंदर सिंह, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। शासन में भी इन्होंने इसकी जांच की मांग करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जांच कराएं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने RTI के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है। उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी, जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है, वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीजें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी, धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। भारतीय वायुसेना समय समय पर एडवेंचर गतिविधियां करती रहती है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर एडवेंचर सेल दिल्ली के तत्वाधान में चमोली, अलकनंदा,
नदी घाट से ऋषिकेश के लिए वायुसेना के विंग कमांडर विजय भट्ट के नेतृत्व में 14 वायु सैनिकों एवं 2 गाइडों का एक दल एक्सपीडिशंस के लिए रवाना हुआ है। यह दल 3 दिसंबर को ऋषिकेश पहुंचेगा। व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी सबसे चुनौतीपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। जय हिंद। हम भारतीय वायुसेना से हैं। हम 14 लोग ट्रेनिंग राफ्टिंग एक्सपीडिशन पे चल रहे हैं, जो अलकनंदा नदी के ऊपर से शुरू होकर हम ऋषिकेश में इसे ख़त्म करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको फौज में आने के लिए मोटिवेट करना। भारतीय वायुसेना में ही नहीं, सारे आर्म फोर्सेस में उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्वाइन करें। हमें दिखाना कि फौज में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो किस तरीके से चलती हैं। हम टोटल 14 लोग हैं। हमारे साथ कुछ सेफ्टी कैरेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं और हम ये एक्सपीडिशन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम चमोली टिल ऋषिकेश। ये एयरफोर्स आर्म फोर्सेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आज हम चमोली से एक्सपीडिशन अपना शुरू करेंगे। 180 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से हाई टाइड्स और रैपिड, जैसे आप वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, इनमें हम इन्हें रेस्क्यू, पैडलिंग और कैसे एक दूसरे को सेव करना है, ये आम जिंदगी में भी काम आता है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग एक दूसरे को, मतलब यंगस्टर को मोटिवेट करने आए हैं, तो हम इन्हें थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। पर डे 25 किलोमीटर का सेक्शन रहेगा हमारा, जिसमें कई लोग रेस्क्यू सीखेंगे, रोप कोर्सेज सीखेंगे, बोट पलटता कैसे है, चलता कैसे है। हमारे साथ कयाकर जुड़े हुए हैं, सेफ्टी कयाकर, जो इनके रेस्क्यू के लिए जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, पहले ट्रेंड गाइड हैं, जो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनको सिखाएंगे भी और रेस्क्यू में हमेशा साथ रहेंगे। खबरों की तरफ। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से जिस तरह से जमीनों के रेट लगातार बढ़ते गए और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग यहां पर अपने आशियाने बनाने के लिए जमीन तलाशने में लगे रहे, अब आलम यह है कि जमीनों के रेट में हताशा वृद्धि होने के चलते बाग बगीचों और जमीनों के रेट में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते उन्हें काट करके प्रदेश में बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त चल रही है। लगातार हर रोज हरे बाग बगीचों को काटा जा रहा है। मामला रानी पोखरी के नागोघेर का है, जहां एक बार फिर आम के हरे पेड़ों को काटा गया है। हालांकि बताया गया कि उद्यान विभाग से परमिशन लेने के बाद 10 आम के हरे पेड़ों को काटा गया। सवालिया निशान यही उठता है कि आखिर हरे भरे पेड़ों को परमिशन किस आधार पर दी जा रही है। एक और देश भर से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम जोरों शोरों से चला और प्रदेश में भी हरेला पर्व मनाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने तमाम पौधे लगाकर सरकार की पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की मुहिम को आगे बढ़ाया। पर अब सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से लगातार हरे भरे पेड़ों को काटकर बाग बगीचों को खत्म किया जा रहा है, तो सरकार की पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की मुहिम कहां तक कारगर होगी। जहां देश भर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जोरों शोरों से चला और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तमाम नेता हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, हरेला पर्व पूरे प्रदेश में मनाया गया, तो वहीं जो हरे पेड़ हैं उनको काटने का सिलसिला लगातार जारी है। रानी पोखरी की बात करें, रानी पोखरी के नागोघेर में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर एक बार फिर से आम के हरे पेड़ों पर जो है आरिया चलाई गई है। उद्यान विभाग द्वारा परमिशन लेकर के जो बताया जा रहा है कि ये पेड़ों पर आरिया चलाई गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि विभाग द्वारा किस आधार पर इन हरे पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई है। यह एक जांच का विषय होगा और अधिकारी किस आधार पर इन पेड़ों को काटने की परमिशन दे रहे हैं, यह भी एक बड़ा विषय है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। लक्सर में एक माह के भीतर हुई 3 लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लक्सर में हो रही लूट की घटनाओं से पर्दाफाश किया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों द्वारा लक्सर में तमंचे के बल पर फाइनेंस कर्मी और गैस सप्लायरों को लगातार निशाना बनाकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार एसएसपी ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए कड़े निर्देश लक्सर पुलिस को दिए थे, जिस पर लक्सर पुलिस की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम, 2 देशी तमंचे सहित 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों आरोपी बदमाश अरविंद और श्रवण लक्सर व कलियर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो पूर्व में भी उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पिछले 1 माह में लगातार 3 लूट की घटनाएं हुई थी और इन तीनों ही लूट की जो एक ही तरीके से ये लूट की गई थी और खासकर जो ब्याज का काम करते हैं या जो गैस एजेंसी से पैसे कलेक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के साथ ये लूट लगातार की जा रही थी। तो पुलिस को ने इन तीनों ही मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और आगे ऐसी घटना ना हो, तो इसमें डिकॉय भी पुलिस के द्वारा लगाए गए थे और पुलिस ने जो अभियुक्त थे उनका हुलिया पुलिस को कुछ मालूम था। कल पुलिस के द्वारा इसमें रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ा गया और बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ के उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और उनसे जो पूर्व में की गई जो लूटें हैं वो उसमें 100% बरामद पुलिस के द्वारा ब्लाइंड। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर और आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह दर्दनाक घटना गृह क्लेश के कारण हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अब तक कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि राजीव अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की और उसके बाद खुद को खत्म कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1-2 साल से परिवार में घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके कारण राजीव अरोड़ा ने यह खतरनाक कदम उठाया। वहीं जांच में यह भी साफ हो गया है कि इस घटना का जमीनी विवाद से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजीव अरोड़ा के परिवार में अक्सर विवाद की खबरें सुनाई देती थीं, लेकिन ऐसा हादसा होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। विस्थापित क्षेत्र में एक घर में 3 मृत व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जांच में ये बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक है राजीव अरोड़ा, उसके द्वारा अपनी वाइफ सुनीता और अपनी सास शकुंतला देवी की हत्या करने के उपरांत खुद को आत्महत्या की गई थी। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो जांच की गई उसमें यह तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि इनके मध्य विवाद लगातार चला आ रहा था। पिछले 1-2 साल से ये लोग पृथक भी रह रहे थे और लेकिन इस बीच इनके बीच में लगातार विवाद था। अभी कोई संपत्ति का विवाद तो संपर्क में नहीं आया, लेकिन आपसी वैमनस्य इनके बीच में लगातार बढ़ रहा था। और जो जिस दिन ये हत्या हुई है उससे 1 दिन पूर्व ये परिवार यहाँ आके रहा था और मृतक जो राजीव है जिसने हत्या की है वो भी उसी दिन रात को आया था और दूसरे दिन लगातार सुबह से ये विवाद चल रहा था और दिन तक ये विवाद बढ़ता हुआ उसके द्वारा घर को बंद करने के उपरांत इसमें उनकी हत्या करने के बाद अभी तक खुद को मारा है। अभी तक की जांच से ये बात प्रकाश में आई है। बाकी इनके परिजनों से भी और बात की जा रही है। हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार की जा रही है। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग नीति लागू की थी। इसके अनुसार पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। यूज्ड कार जो हैं, जो भी बेचता है, चाहे वो अभी के प्राधिकृत डीलर हैं या कोई सामान्य आदमी, तो उनको विधिवत रजिस्ट्रेशन कराना है। ये 2023 में इसके शासनादेश भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी हो गए। तो जैसे ही ये जारी हुआ तो सबको मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लिखित रूप से बता दिया गया, लेकिन ये संज्ञान में आया कि अवैध रूप से लोग इसको बेचने और खरीदारी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारी टीम, जिसमें हम और ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत, श्रीमती रश्मि पंत मैम भी थी, हमारे परिवहन का अधिकारी भी थे, सबने हमने छापामारी की। छापामारी करके करीब करीब जनपद में मोर देन 500 व्हीकल्स जो उनको हम उनका नंबर नोट करके लाए और उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
साथ साथ 7 डीलर्स को जो बेच रहे थे उनको हमने नोटिस भी दिया कि आप 7 दिन के अंदर इसको विधिवत रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने राज्य सेक्टर योजना के तहत लाइन पार संजय नगर क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से 2 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। पेयजल योजना का निर्माण कार्य 18 महीनों से पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज 8 महीने बाद कार्य प्रारंभ किया गया है। ऐसे में 10 महीने में आखिरकार ओवरहेड टैंक कैसे पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता A.K. कटारिया ने समय अनुसार कार्य पूरा किए जाने का भी दावा किया है। बता दें कि पेयजल योजना से 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र लाभान्वित होगा। लोगों ने जो राजीव नगर बंगाली कॉलोनी हाथीखाना पेयजल योजना है उसके दूसरा नलकूप है। एक नलकूप का तैयार हो चुका है और दूसरे नलकूप का भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है और ये लगभग 15,000 की आबादी को ये पानी इस योजना से मिलेगा और अगले 30 वर्षों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आने वाले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में पानी की कितनी ज़रूरत होगी उसको देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आने वाले 30 वर्षों में भी दोबारा से ना यहाँ पर ट्यूबवेल बनाना पड़ेगा और ना ही पेयजल लाइन डालनी पड़ेगी, उस तरह से योजना को तैयार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसको राज्य सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है और लगभग 10 करोड़ की ये योजना है और अगले वर्ष तक हमको इसको पूरा करके यहाँ लोगों को इसको लोकार्पण करना है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी योजना का समय है उसके समय के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं और तय समय पर योजना पूरी हो जाए। हमारा इस लालकुआं बंगाली कॉलोनी में हाथीखाना क्षेत्र के लिए योजना स्वीकृत हुई है। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राज्य सेक्टर प्रोग्राम में सैंक्शनड है। इसकी जो लागत है वो 9 करोड़ 89 लाख है। इसमें हमारा जो लालकुआं नगर पंचायत से जो इधर का उसको छोड़ते हुए जो इधर का क्षेत्र है लाइन पार का बंगाली कॉलोनी में हाथीखाना, ये पूरा क्षेत्र इसमें कवर करना है और इसके अंतर्गत हमारा एक 900 किलोलीटर का जलाशय जिसका आज माननीय विधायक जी ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है वो बनना है और लगभग 7 किलोमीटर के करीब इसमें लाइन पड़नी है और कनेक्शन है। तो जो पूरा करने का लक्ष्य है वो हमारा लगभग हमने 18 महीने का समय लेके हम लोग चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम 18 महीने के अंदर योजना को पूर्ण करके इस क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर सकें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।